हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हम सर्विंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम कवर करेंगे क्वेश्चन 151 से लेकर 170 तक। क्वेश्चन 151 में गिवन है कि कोई एक पिवट स्टेशन है, उस पे डिफरेंट ट्रैवर्स स्टेशन से हमने डिस्टेंस और एंगल मेजर किए हुए हैं। इनको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलते हैं। जैसे ये पिवट स्टेशन है, वो ए, बी और सी ये डिफरेंट ट्रैवर्स स्टेशन है। हर एक से हमने डिस्टेंस और एंगल मेजर किया और हमने इसको प्लॉट किया। तो उस केस में अगर ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो वहां पे कहां पे हम एक्यूरेट है, कहां पे गलती हो सकती है। तो यहाँ पे एंगल मेजर करने में या लाइन की लेंथ मेजर करने में या फिर प्लॉटिंग में कहीं पे भी मिस्टेक होती है तो ये तीनों जो लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, वहां पे कुछ ना कुछ एरर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओ ई की लेंथ है उसको गलत मेजर कर लिया है। ओ ए की ट्रू लेंथ तो ओ ए थी, बट इसमें कुछ एरर आ गई और डिस्टेंस हमने जो मेजर की वो कम आ रही है एक्चुअल से। तो ए ओ डेस है वो मेजर्ड लेंथ आ रही है। तो उस केस में ए ओ डेस को अगर हम प्लॉट करते तो यहीं तक आता और ये इस पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर पाती, ये लाइन ये यहीं तक होती। तो इस तरीके से अगर लेंथ में एरर है तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसी टाइप से अगर एंगल मेजर करने में एरर है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एरर आ गई एंगल मेजर करने में और ये लाइन इस तरीके से चलेगी, तो भी ये फिर इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी जहां पे बाकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी एरर नहीं है और यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। एंगुलर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट और प्लॉटिंग सारे ही यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 152 में पूछा गया है कि जो ट्रैवर्स को प्लॉट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं उसमें मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है। दो टाइप के मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसमें हम एंगल और डिस्टेंस मेथड बोलते हैं, जिसमें हम एंगल मेजर करते हैं, उस डायरेक्शन में लाइन प्लॉट करते हैं, जितनी उसकी लेंथ है मैप पे उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेशन मार्क कर देते हैं। जैसे कि ये ए बी लाइन हमें मार्क करनी है तो ये बी रिंग हमें पता है, तो हम इस डायरेक्शन में एक लाइन बनाएंगे और जितना यहाँ पे मैप पे डिस्टेंस आ रही है, जो ग्राउंड की डिस्टेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिस्टेंस मैप पे आ रही है उतनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट बी मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे एंगल या बीरिंग दोनों की हेल्प से लाइन मार्क कर सकते हैं। और इसके तीन डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। टेंजेंट मेथड है, कॉर्ड मेथड है और एक प्रोक्टर मेथड है। तो टेंजेंट मेथड जो है ये एंगल एंड डिस्टेंस मेथड का एक टाइप है। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है कोऑर्डिनेट मेथड। ये सबसे एक्यूरेट और बहुत ही प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट और एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट में किसी भी लाइन के अगर हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है डिपार्चर। लैटिट्यूड होता है एल कोस थीटा, डिपार्चर एल साइन थीटा। एल यहाँ पे लेंथ है और थीटा है वो रिड्यूस्ड बियरिंग है। तो इस टाइप से हर एक पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और जैसे कि हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हम ये वाली लाइन लेंगे, जैसे इसके पीछे वाला जो पॉइंट है उससे हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस टाइप से हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये होता है कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट मेथड। दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मेथड में एक कॉमन पॉइंट लेते हैं, उसके रेफरेंस में हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे अभी हम कोऑर्डिनेट बी का निकाल रहे हैं तो ए बी लाइन के लिए ले रहे हैं, सी का निकाल रहे हैं तो बीसी लाइन जो प्रीसीडिंग पॉइंट है उसको साथ में लेके जो लाइन बन रही है उसके लिए एल कोस थीटा और एल साइन थीटा निकालना है। इंडिपेंडेंट मेथड में एक कॉमन पॉइंट होता है और उसके रेफरेंस में हर एक पॉइंट के जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये रहता है कि अगर कहीं पे एरर आ रही है तो कैरी ओवर नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे बी को प्लॉट करने पे कुछ एरर आ गई तो वो फिर सी में दिखेगा उसका इफेक्ट, क्योंकि सी का बी के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, बीसी वाली लाइन का निकाल रहे हैं। इसी तरीके से डी का अगर निकाल रहे हैं तो सी में उसका इफेक्ट दिखेगा। सॉरी, सी में कुछ एरर है तो डी में उसका इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि सी और डी को मिलाने वाली लाइन के हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो एरर एक्यूमुलेट होती जाती है और हर एक स्टेशन को अफेक्ट करती है। जबकि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में कॉमन पॉइंट होता है, सबसे मोस्टली जो होती है सबसे वेस्ट में जो पॉइंट है वो लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अबाउट हमने हर एक के कोऑर्डिनेट निकाले तो वहां पे अफेक्ट नहीं होंगे वो एक दूसरे से। इसलिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मेथड होता है।
तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। यहाँ पे पूछा है कि किसी ट्रैवर्स लेक का अगर हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ले रेफरेंस मेरिडियन पे तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है कि हम पैरेलल लाइंस प्लॉट करते हैं ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को हम ड्रॉ कर सके किसी दूसरे प्लेन पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्फेयर है हमारे पास, इसका हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेना है, तो स्फेयर के आउटर लाइन से पैरेलल लाइंस हम नीचे एक प्लेन पे प्लॉट करेंगे और हमें प्लेन पे जो मिलेगा वो एक सर्किल मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट हमें एक लाइन का प्रोजेक्शन लेना है। ये लाइन ए बी है, इसकी जो बीरिंग है वो थीटा है रेफरेंस मेरिडियन से, और हमें इस ए बी का इस वाली लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है मेरिडियन पे। तो वो होगा ये वाली लाइन, ये जो लाइन आएगी, और इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ये होता है एल कोस थीटा के इक्वल, जिसको बोला जाता है लैटिट्यूड। और अगर इस वाली लाइन पे प्रोजेक्शन ले तो उसको फिर बोला जाएगा डिपार्चर, एल साइन थीटा होगा डिपार्चर, क्योंकि फिर हम इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे तो ये वाली डायमेंशन हमें चाहिए होगी। तो मेरिडियन से यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ द लेक। नेक्स्ट है, जो ट्रैवर्स की लाइंस होती हैं उन्हीं को ट्रैवर्स लेक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 154। क्वेश्चन 154 में पूछा गया है कि किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और वो हम ले रहे हैं पैरेलल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो पैरेलल कौन सी लाइन को बोलते हैं पहले तो हम ये देखते हैं। जैसे कि ये अर्थ का मॉडल है, ये वाली लाइन है, ये इक्वेटर है जो बीच से निकल रही है बिल्कुल, और इसके पैरेलल ये जो दूसरी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है या फिर जो ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, इनको बोला जाता है पैरेलल। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पैरेलल के परपेंडिकुलर लाइन पे अगर हम कोऑर्डिनेट मेजर करें, उसके अलोंग अगर कोऑर्डिनेट ले तो उसको क्या बोला जाता है। तो पैरेलल के परपेंडिकुलर मतलब हम मेरिडियन की डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है मेरिडियन, और मेरिडियन की डायरेक्शन में हम जो कोऑर्डिनेट लेते हैं उसको बोला जाता है लैटिट्यूड, और जो मेरिडियन के परपेंडिकुलर वाला होता है वो होता है डिपार्चर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैटिट्यूड, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 155। क्वेश्चन 155 में पूछा गया है कि लैटिट्यूड है वो किसी लाइन का वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, एक लाइन है हमारे पास OA, इसका लैटिट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नॉर्थ वाली लाइन पे आ रहा है। इसी तरीके से अगर OB के लैटिट्यूड की बात करें तो वो आएगा साउथ वाली लाइन पे, तो वो होगा नेगेटिव। क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेफरेंस पैरेलल के रिगार्डिंग, तो हम 3D के डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, जो इक्वेटर के पैरेलल ये वाली जो लाइन होती है इनको बोला जाता है पैरेलल। रेफरेंस पैरेलल हम किसी को भी रेफरेंस पैरेलल अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली हमारी रेफरेंस पैरेलल है, जैसे रेफरेंस मेरिडियन होती है वैसे ही। और ये पैरेलल रन होती है ईस्ट से वेस्ट, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरी मेरिडियंस होंगी वो होंगी रन होंगी नॉर्थ से साउथ। तो जैसे कि अगर ये वाली मेरिडियन रेफरेंस मेरिडियन है तो इसके ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो अगर ऊपर वाले तरफ लाइन है तो उसका इस लाइन पे प्रोजेक्शन आएगा, तो उसका लैटिट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा। नीचे अगर है जैसे इस तरीके से कोई लाइन जा रही है तो उसका प्रोजेक्शन आएगा साउथ वाली लाइन पे, उस केस में लैटिट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर रेफरेंस पैरेलल से ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसका लैटिट्यूड आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नीचे साउथ की तरफ है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 156। 156 में पूछा गया है कि किसी ट्रैवर्स लेक का अगर हमें लैटिट्यूड निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि एक लाइन AB है, इसकी लेंथ है L, ये एंगल यहाँ पे बना रहा है थीटा, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो L cos थीटा होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ये L sin थीटा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। जनरली हम जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम एक्स एक्सिस से थीटा एंगल लेते हैं और वहां पे हम उसके प्रोजेक्शंस या फिर हम कह सकते हैं उसके कंपोनेंट्स लेते हैं, जबकि यहाँ पे सर्वे में नॉर्थ लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, तो इसके साथ वाला एंगल बीयरिंग होता है, तो इसलिए ये L cos थीटा होगा, ये L sin थीटा होगा। तो लैटिट्यूड के लिए ट्रैवर्स लेक को हम मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा से, क्योंकि ये वाला लैटिट्यूड है और ये वाला डिपार्चर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
कोसाइन ऑफ इट्स रिड्यूस्ड बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। क्वेश्चन 157 है क्लोज ट्रेवर्स के रिगार्डिंग। दो टाइप के ट्रेवर्स होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। क्लोज मतलब फॉर एग्जांपल ग्राउंड में इस टाइप से कोई ट्रेवर्स है जिसमें इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारा करके इसी पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। तो क्लोज ट्रेवर्स में सारे लैटिट्यूड्स का लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर का सम 0 होगा। सॉरी, लैटिट्यूड है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 में पूछा गया है क्लोज ट्रेवर्स के रिगार्डिंग। दो टाइप के ट्रेवर्स होते हैं, एक ओपन होता है जिसमें कि हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे एंड नहीं करते हैं सर्वे को, वो ओपन ट्रेवर्स होता है। दूसरे टाइप के ट्रेवर्स में हम जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे हम सर्वे को एंड करते हैं। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे हमने बी सी ई डी पे करके वापस ए पे आके सर्वे का एंड हुआ है यहाँ पे, तो ये क्लोज ट्रेवर्स बन रहा है। लेकिन कभी कभी सर्वेइंग में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एरर होगी, और सर्वेइंग में उस एरर की वजह से क्लोज्ड ट्रेवर्स, ग्राउंड में जो क्लोज ट्रेवर्स था मैप में जब हम प्लॉट करते हैं तो क्लोज ट्रेवर्स ना बन के उसमें कुछ स्पेस रह जाता है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल था तो ये क्लोज ट्रेवर्स, लेकिन इस तरीके से जब एंड पॉइंट्स यहाँ पे मिले नहीं है जबकि ये मिलने चाहिए थे। और जब कोई क्लोज ट्रेवर्स होगा तो उसके लैटिट्यूड का सम भी 0 होगा और डिपार्चर का सम भी 0 होगा। कि लैटिट्यूड में कुछ नॉर्थ वाले होंगे जो पॉजिटिव होंगे, कुछ साउथ वाले लैटिट्यूड होंगे वो नेगेटिव होंगे। इनका सम आएगा जो सिग्मा आएगा वो 0 आएगा अगर कुछ भी एरर नहीं है, और इसी तरीके से डिपार्चर का सम भी 0 आएगा। अगर सम 0 नहीं आ रहा है तो उस केस में यहाँ पे क्लोजिंग जो एरर आती है लाइन है वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो एक पॉइंट पे लाइन नहीं करते हैं, इस लाइन को बोला जाता है क्लोजिंग लाइन। दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है क्लोजिंग लाइन के कोऑर्डिनेट। क्लोजिंग लाइन वो लाइन है जो कि इनको हम यहाँ से मिला दें, जो मिले हुए नहीं थे पॉइंट्स, इनको अगर इस तरीके से एक लाइन से मिला दें तो उसको बोला जाता है क्लोजिंग लाइन। अब क्लोजिंग लाइन के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से होंगे कि उनको हम बाकी सम में अगर ऐड करें, बाकी जो ट्रेवर्स का कोऑर्डिनेट्स के सम आ रहा था लैटिट्यूड और डिपार्चर का, उनमें इसके लैटिट्यूड और डिपार्चर अगर हम ऐड करें तो लैटिट्यूड का सम भी 0 हो जाए, डिपार्चर का सम भी 0 हो जाए। क्योंकि अब यहाँ पे ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, क्लोज्ड हो गया है, तो क्लोज के केस में तो सम 0 होता है। तो इसके लैटिट्यूड और डिपार्चर इस तरीके से होंगे कि उसको बाकी ट्रेवर्स का जो टोटल सम है, टोटल है लैटिट्यूड का और डिपार्चर का, उसमें ऐड करें तो वो 0 आ जाए, टोटल क्लोजिंग लाइन का और बाकी ट्रेवर्स का मिला के 0 हो जाए। अब यहाँ पे इसने गिवन है यहाँ पे ये कि साउथ लैटिट्यूड एक्सीड, मतलब साउथ लैटिट्यूड ज्यादा आ रहा है, नॉर्थ वाला लैटिट्यूड कम है तो 0 नहीं हुआ। इसी तरीके से ईस्ट डिपार्चर एक्सीड सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर, मतलब ईस्ट वाला ज्यादा थे और वेस्ट वाले कम थे तो ईस्ट वाले बच गया। तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट हमें कुछ ऐसा चाहिए कि नॉर्थ और वेस्ट, ताकि ये नॉर्थ और ये साउथ मिला के 0 हो जाए और ईस्ट और ये वेस्ट मिला के 0 हो जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन काफी बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि क्लोजिंग एरर के कोऑर्डिनेट क्या है। तो क्लोजिंग एरर के कोऑर्डिनेट वही हैं जो यहाँ पे बचे हुए हैं, क्योंकि वहां पे हमें उसको करेक्ट नहीं करना है, रेक्टिफाई नहीं करना है कि क्या ऐड करेंगे 0 हो जाए, वो कंसेप्ट हमें वहां पे नहीं लगाना है। एरर है मतलब जस्ट एरर पूछिए कितने एरर आ रही है, तो एरर का होगा। अगर एरर का यहाँ पे पूछा जाए क्लोजिंग एरर का कोऑर्डिनेट या क्लोजिंग एरर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो वो हो जाएगा फिर साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट। अगर क्लोजिंग एरर पूछा जाता तो ऑप्शन सी होता, लेकिन यहाँ क्लोजिंग लाइन का पूछा है तो ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 158। क्वेश्चन 158 में फिर से क्लोजिंग के कारण जो एरर आ रही है जब क्लोज ट्रेवर्स नहीं बन रहा है उसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, एरर अगर आ गई है तो फिर यहाँ पे ये सेम पॉइंट पे मैच नहीं लाई नहीं करेंगे और यहाँ पे ये ओपन रह जाएगा ट्रेवर्स। फिर हम क्या करते हैं कि ये एरर है यहाँ पे, इस एरर को हमें कैसे भी करके एडजस्ट करना है पूरे ट्रेवर्स में, इस तरीके से कि करेक्शन के बाद में जो कोऑर्डिनेट आए उनका सम 0 हो जाए। तो डिफरेंट मेथड होते हैं इस एरर को एडजस्ट करने के, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है बैलेंसिंग द ट्रेवर्स। क्या है, ट्रेवर्स अभी बैलेंस नहीं है, क्लोज था फील्ड में लेकिन मैप पे क्लोज नहीं बना, तो हमें इसको बैलेंस करके क्लोज ट्रेवर्स बनाना है। तो यहाँ पे बस सिर्फ इतना पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बैलेंसिंग द ट्रेवर्स बोलते हैं कि अल्टीमेटली ट्रेवर्स को बैलेंस करना है, लैटिट्यूड डिपार्चर को नहीं,
ट्रेवर्स को क्लोज्ड बनाना है, बैलेंस बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 159। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि बैलेंस करते हैं ट्रेवर्स को, एरर को हम कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो एरर का कुछ कुछ पार्ट सब में चला जाए और उसके बाद वो क्लोज्ड ट्रेवर्स बने। तो 3 टाइप के मेथड होते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड होता है इसको एलिमिनेट करने का, एरर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, और दूसरे 2 और मेथड होते हैं। एक होता है ट्रांजिट मेथड, एक होता है बोडिच मेथड, जिसको ट्रांजिट रूल या बोडिच रूल भी बोलते हैं। ट्रांजिट रूल, इसका काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिकली। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि एंगुलर जो मेजरमेंट है वो ज्यादा करेक्ट है, लीनियर मेजरमेंट में हमारे एरर्स हो सकती है। इस टाइप के केसेस में हम ट्रांजिट रूल का यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बोडिच रूल के रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और वो ये है कि बोडिच रूल में हम अजम्पशन लेते हैं कि जो लीनियर मेजरमेंट में जो एरर है वो प्रोपोर्शनल होगा रूट एल के, किसी भी एल है वो किसी भी लाइन की लेंथ है, उसमें लीनियर मेजरमेंट में जो एरर है वो रूट एल के प्रोपोर्शनल होगी, और एंगुलर जो एरर है वो प्रोपोर्शनल होगी 1/√L के। ये बोडिच रूल के रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 160 काफी आसान है। यहाँ पे पूछा है कि हमें लैटिट्यूड गिवन है और हमें लेंथ निकालनी है। जैसे कि हमें पता है लैटिट्यूड इक्वल होता है L cos थीटा के, और L यहाँ पे लेंथ है ट्रेवर्स लेग की। तो यहाँ पे अगर L, कैपिटल L से लैटिट्यूड को डिनोट कर रही हूँ, तो L अगर हमें पता है तो ये इक्वल होता है स्मॉल l जो कि ट्रेवर्स लेग की लेंथ है इनटू cos थीटा। तो स्मॉल l इक्वल हो जाएगा कैपिटल L लैटिट्यूड अपॉन cos थीटा। हम इसको लिख सकते हैं L इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। सेकेंड ऑफ इट्स रिड्यूस्ड बीरिंग से अगर हम लैटिट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रेवर्स लेग की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 161। क्वेश्चन 161 में पूछा गया है कि वो कौन सी ब्रांच होती है सर्वेइंग की जिसमें कि हम इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उससे बहुत हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। या कि कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जहां पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है टैक्योमेट्री, जिसको टैक्योमेट्री या टेलीमेट्री तीनों ही बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 162 में पूछा है कि कोई एंडुलेटिंग एरिया है, मतलब उबड़ खाबड़ कोई एरिया है, प्लेन नहीं है, वहां पे अगर हमें कंटूरिंग करनी है तो कौन सा मेथड हम प्रेफर करेंगे। ऑप्शंस में जो गिवन है चैन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और कंपास सर्वे, ये तीनों वैसे भी वर्टिकल कंट्रोल के लिए नहीं है। कहीं पे हमें एलिवेशन डिफरेंस वगैरह निकालना है, आरएल निकालना है पॉइंट्स का, तो ये तीनों ही यूज नहीं होते। तो वैसे तो एंडुलेटिंग एरिया हो या कोई दूसरा हो, यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। कंफ्यूजन इसमें तब हो सकता है जबकि टैक्योमेट्री और साथ में डंपी लेवल या ऑटो लेवल जैसे इंस्ट्रूमेंट गिवन है। उस केस में डंपी लेवल और ऑटो लेवल को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये होते हैं प्लेन एरियाज के लिए, जो थोड़ा प्लेन एरिया है, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ साइट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो हम एंडुलेटिंग या माउंटेनियस एरिया में ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टैक्योमेट्री सर्वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 163। यहाँ पे पूछा गया कि जेम्स वाट ने स्टेडियर टैक्योमेट्री का इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, तो कौन से ईयर में था। तो ये था 1770 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद ही रखना है आपको डायरेक्टली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 164। 164 में पूछा है कि जो स्टेडियर थोडोलाइट होता है, मतलब वो थोडोलाइट जिसको हम टैक्योमेट्री में यूज करते हैं, उसका जो डायफ्राम होता है उसमें कौन से एडिशनल हेयर्स होते हैं। जैसे हम नॉर्मल थोडोलाइट की बात करें उसमें इस टाइप से क्रॉस हेयर होते हैं। अगर हम उसको स्टेडियर टैक्योमेट्री या जो टैक्योमेट्री में अगर थोडोलाइट को यूज कर रहे हैं तो उस केस में इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल हेयर होते हैं। और ये डिफरेंट कैसे कैसे होते हैं स्टेडियर डायफ्राम, इसके हम डायग्राम देखते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टेडियर डायफ्राम पॉसिबल है, जहां पे ये तो नॉर्मल क्रॉस हेयर होते थे थोडोलाइट में, इसके अलावा स्टेडियर टैक्योमेट्री में यूज करने के लिए 2 क्रॉस हेयर हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। यहाँ पे इसने इस तरीके से इंक्लाइन 2 और एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। यहाँ पे उसने 1 वर्टिकल के बजाय 2 वर्टिकल किए हुए हैं।
बट इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो ये कि एक हॉरिजॉन्टल के ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल के नीचे 2 एडिशनल हॉरिजॉन्टल हेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हर एक ऑप्शन में। जैसे इसमें एक्स्ट्रा वर्टिकल भी गिवन है बट इसमें नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट हमें कोई ऐसा देना हो जो इन सबके लिए करेक्ट हो तो वो ये होगा कि 2 एडिशनल हॉरिजॉन्टल हेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सी सेलेक्टिवली है, कुछ के लिए सही है कुछ के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 में पूछा है कि जो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है टैक्योमेट्री में वो पास के पॉइंट के लिए ज्यादा होगा या दूर के पॉइंट के लिए ज्यादा होगा। जैसे कि लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा KS प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट है और K है, सी एडिटिव कांस्टेंट है, K मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है और S है वो स्टाफ इंटरसेप्ट है। अब अगर कहीं पे ज्यादा डिस्टेंस पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो D की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब S की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि K और C तो कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर पास में रखा हुआ है तो D कम होगा, स्टाफ और थ्योडोलाइट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होगा, वो तब पॉसिबल है जब S कम हो। तो हम कह सकते हैं कि दूर के पॉइंट के लिए स्टाफ इंटरसेप्ट ज्यादा होगा, पास के लिए कम होगा। और सेम चीज को आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2 डिफरेंट पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसके लिए स्टाफ इंटरसेप्ट ये आ रहा है, यहाँ पे ये वाली लाइन ऑफ साइट है, ये वाली लाइन वो है जो कि ऊपर वाले क्रॉस हेयर से पास हो रही है, ये नीचे वाले क्रॉस जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर से पास हो रही है वो वाली लाइन है। जैसे इस टाइप से, तो ये वाली हेयर से जो लाइन पास हो रही है वो ये है, इससे जो पास हो रही है वो ये लाइन है। अब अगर ये दूर के बजाय हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे पास में ले तो उस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट आएगा ये, जो कि इस वाले से कम है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है। ए में गिवन है कि फर्दर ऑफ द स्टाफ अगर होगा, दूर हमने स्टाफ रखा हुआ है तो ज्यादा आएगा स्टाफ इंटरसेप्ट। बी में गिवन है कि फर्दर ऑफ द स्टाफ अगर ज्यादा डिस्टेंस पे स्टाफ रखा हुआ है तो उस केस में स्मॉलर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, अगर दूर स्टाफ रखा तो ज्यादा आएगी रीडिंग। सी में गिवन है कि नियर द स्टाफ है, अगर थ्योडोलाइट के पास में स्टाफ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, उस केस में स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू भी स्मॉल होगी, तो ये भी करेक्ट है। डी में गिवन है कि कहीं पे भी स्टाफ रखो सेम आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर ए और सी दोनों ही करेक्ट है। आंसर की में जो आंसर गिवन है वो बी है, बट बी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन है यहाँ पे वो ए और सी है। क्वेश्चन 166 में पूछा गया है कि टैक्योमेट्री में जो कांस्टेंट हम 2 यूज करते हैं उनमें से एक एडिटिव है तो दूसरा कौन सा कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला होता है सबसे सिंपल वाला टैक्योमेट्री में, जहां पे K मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है क्योंकि हम स्टाफ इंटरसेप्ट को K से मल्टीप्लाई करते हैं, और C है वो एडिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक एडिटिव है तो दूसरा मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी बार इनकी वैल्यू भी पूछी जाती है कि अगर एनालिटिक लेंस यूज किया गया है तो उसमें केस में K और C की वैल्यू कितनी होगी। तो K होता है 100 और C 0 हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 167। क्वेश्चन 167 में पूछा है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें K की वैल्यू होती है F/I और C होता है F+D। F यहाँ पे फोकल लेंथ है, I स्टेडियर डिस्टेंस है, जो क्रॉस हेयर्स है उनके बीच में, इन हेयर्स के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पे D है वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव और जो वर्टिकल एक्सिस है टैक्योमेट्री उसके बीच की। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछा तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दूसरा भी आपको याद रखना है। काफी बार इसमें 160 वाले फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कि एफ आपको गिवन है, आई गिवन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होगा। क्वेश्चन 168 में पूछा है कि कहीं पे इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एम्प्लॉयड है और उस केस में हॉरिजॉन्टल साइट वाले जो फॉर्मूले हम उनको यूज कर सकते हैं अगर हम एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दें। तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये फॉर्मूला होता है, और इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट और स्टाफ अगर वर्टिकल हेल्ड है तो उस केस में फॉर्मूला ये होता है। इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट में स्टाफ को हम 2 तरीके से हेल्ड कर सकते हैं। जैसे ये लाइन ऑफ साइट है तो एक तो इसके परपेंडिकुलर करें तो इसको बोला जाता है स्टाफ नॉर्मल। दूसरा होता है कि स्टाफ को हम जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के केस में वर्टिकल पोजीशन में रख रहे थे वैसे ही रखें,
तो इसको ये तो है स्टाफ नॉर्मल, और अगर इस तरीके से वर्टिकल स्टाफ है तो ये बोला जाता है स्टाफ वर्टिकल। तो स्टाफ वर्टिकल के केस में है ये क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग है। तो उस केस में ये फॉर्मूला होता है KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि हम K जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है उसको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और C को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो उस केस में हम जो हॉरिजॉन्टल साइड वाला फॉर्मूला है इसको हम इंक्लाइंड साइड के लिए यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली याद रख पा रहे हो तो और भी अच्छा, अगर नहीं रख रहे हो तो फॉर्मूले के डायग्राम आपके माइंड में रहे तो आप उसकी हेल्प से भी लिख सकते हो, काफी आसान है। जैसे कि ये स्टाफ वर्टिकल वाला केस है, तो हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मूले में लाइन ऑफ साइट ऐसे होती है और स्टाफ इसके वर्टिकल होता है। तो हमें स्टाफ का जो इंटरसेप्ट लेना होता है वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर वाला लेना होता है, जबकि यहाँ पे स्टाफ इंटरसेप्ट लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम इसका ये स्टाफ इंटरसेप्ट जो है इसका कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में, एक थीटा एंगल पे कंपोनेंट ले लेंगे जो कि लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर होगा। तो एस की जगह हम उसको रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डी एस की जगह कोस थीटा आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। अब हमने लाइन डिस्टेंस निकाली है ये वाली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट थी तो लाइन ऑफ साइट के अलोंग जो डिस्टेंस थी वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, लाइन ऑफ साइट के अलोंग वाली डिस्टेंस आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डी से डिनोट करूं KS cos थीटा प्लस सी को, तो डी ये वाली डिस्टेंस है और मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल वाली ये वाली डिस्टेंस। तो अगेन यहाँ पे ये थीटा एंगल है तो इधर इसका जो कंपोनेंट आएगा वो डी कोस थीटा आएगा। तो इस फॉर्मूले को अगेन फिर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा। डायरेक्टली याद रख सकते हो, बट काफी सारे केसेस है और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उस केस में फिर इस तरीके से याद रख लो। बट लास्ट के लिए फॉर्मूले नहीं छोड़ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले उसी टाइम याद होने चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि बाद में याद करेंगे फॉर्मूले, अभी मेथड प्रोसीजर वगैरह समझ लेते हैं, तो ये लापरवाही नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आंसर है वो ऑप्शन ई हो जाएगा, K को cos स्क्वायर थीटा से और C को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन 169 है नेक्स्ट। यहाँ पे फॉर्मूला है, ये गिवन है सेकंड वाले केस में का जिसमें कि स्टाफ है नॉर्मल है। जैसे ये लाइन ऑफ साइट है तो हम इसके परपेंडिकुलर स्टाफ को रखेंगे। तो स्टाफ नॉर्मल वाले केस के लिए जो डिफरेंट दो फॉर्मूले गिवन है और पूछा है कि प्लस वाला किसके लिए माइनस वाला किसके लिए होगा। तो प्लस वाला एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए होगा ये प्लस साइन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो प्लस यूज करेंगे, और अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो उस केस में माइनस वाला यूज करेंगे। एलिवेशन और डिप्रेशन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हमारा थोडलाइट है, ये लाइन ऑफ साइट है और ये स्टाफ है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरीके से स्टाफ अगर नीचे यहाँ पे पॉइंट होता उस पे स्टाफ इस तरीके से रखा हुआ है और यहाँ से हम लाइन ऑफ साइट अगर बना रहे हैं तो वो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता। तो यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बी गलत हो गया, प्लस नहीं होता उसके लिए, डिप्रेशन के लिए माइनस होता है, और सी में उल्टा बोल रहा है कि एलिवेशन के लिए माइनस होता है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको नॉर्मल वाला भी सेम जैसे पिछला किया उसी तरीके से आप डायग्राम की हेल्प से भी याद रख सकते हो, डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। यहाँ पे हम पिछले में जैसे एस की जगह जो स्टाफ इंटरसेप्ट था उसमें हम एस कोस थीटा से रिप्लेस कर रहे थे उसको, क्योंकि जो हमारी स्टाफ इंटरसेप्ट था वो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर वाला नहीं था। यहाँ पे ऑलरेडी वो परपेंडिकुलर वाला है, तो यहाँ पे हमें एस कोस थीटा से रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एस को रखेंगे और फिर इस पूरे को बाहर कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 170, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे पूछा है कि टैक्योमेट्री में अगर एनालिटिक लेंस फिटेड है तो एडिटिव कांस्टेंट कितना होगा और मल्टीप्लाइंग कितना होगा। तो ये आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर थोड़ा भी आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह किए होंगे तो ये तो काफी आसान है आपको याद रखने के लिए। तो आज का लेक्चर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, जेई का इतने बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो एग्जाम सारे ही स्टेट लेवल के तो ऑब्वियसली कंडक्ट हो जाएंगे। तो पढ़ाई अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट।